हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन IAS की PT 365 जो कि इकोनॉमी की है 2021 के लिए, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जो कहता है रेगुलेशन ऑफ NBFCs। जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई ने यहाँ प्रपोज करा शिफ्ट अपनी रेगुलेटरी अप्रोच में टुवर्ड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनको हम लोग NBFCs कहते हैं। तो क्या हुआ, रिजर्व बैंक ने यहाँ पे प्रपोज करा कि भाई हम शिफ्ट करेंगे अपनी रेगुलेटरी अप्रोच में टुवर्ड्स NBFCs। अब कुछ बातें हम यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि NBFCs हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए NBFC एक ऐसी कंपनी होती है जिसको रजिस्टर करा जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, और ये ऐसे बिजनेस में इंगेज होती है जैसे बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। लोन्स वगैरह देती है, एडवांसेस देती है, साथ में शेयर्स वगैरह एक्विजिशन करती है, स्टॉक बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर सिक्योरिटीज हो गया जिसे इशू करते हैं गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज इस तरीके की, जैसे कि आपका लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस। तो ये सारे के सारे काम करती है NBFC। बहुत ही फेमस कंपनी है, जैसा आपको पता है बजाज फाइनेंस। ये आजकल आप जानते हैं, आप कार लेने जाएं, कार क्या आप जहां भी जाएं अप्लायंसेस लेने के लिए जाएं तो आपको ये सारा बजाज के थ्रू जो है वो हो जाता है फाइनेंस अच्छे से। तो ये बजाज फाइनेंस जो है ये भी एक NBFC है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं NBFCs की। जैसे कि NBFCs के अंदर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं आता जिसका प्रिंसिपल बिजनेस किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो, मतलब कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हो मेन, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करता हो, या परचेज या सेल किसी भी गुड्स का करता हो सिक्योरिटीज के अलावा, या फिर कोई ऐसी सर्विस या सेल परचेज आपका कंस्ट्रक्शन का कर रहा हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, है ना, कोई मतलब बिल्डिंग वगैरह बना रहा हो अगर, तो ऐसा कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होगा वो NBFC के अंदर नहीं आएगा। अब देखिए NBFC को यहाँ पे कैरेक्टराइज करा गया है कुछ बेसिस पे, जैसे कि पहला, इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी इनटू डिपॉजिट। मतलब टाइप ऑफ लाइबिलिटी कैसी होगी, तो इस हिसाब से एक डिपॉजिट NBFC होती है और यहाँ पे एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC होती है। और दूसरा जो है कैरेक्टराइज करा गया है नॉन डिपॉजिट जो NBFCs होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे उनके साइज से इनटू अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज, जैसे कि आपकी NBFC और NDSI या फिर NBFC और ND, मतलब समझे, NBFC नॉन डिपॉजिट, उसके साथ आपका NDFC नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग जो होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों के हिसाब से कराया गया है। और तीसरा जो है करा गया है बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी दे कंडक्ट, जो भी एक्टिविटी वो कर रही होती है उसके बेसिस पे। अब देखिए मेजर जो आपकी कैटेगरीज है NBFCs की, उसमें कौन कौन आता है, उसमें आपका असेट फाइनेंस कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ गई, लोन कंपनीज आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज आ गई, कुछ इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आती हैं, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड्स आते हैं, कुछ NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कुछ NBFC फैक्टर्स आते हैं, कुछ मॉर्गेज गारंटी कंपनीज आती हैं, फिर NBFC नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी आती है। ये सब बहुत सारी इसके अंदर है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए ये सारी जो कंपनीज हैं ये NBFC का लाइसेंस पाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही, बट इनको रेगुलेट करा जाता है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। ये डिपेंड करता है कौन सा रोल ये प्ले कर रही है, उस हिसाब से इनको एक एजेंसी जो है वो क्या करेगी, इनको रेगुलेट करेगी। तो समझ गए। अगर आपको कैरेक्टराइज वाला ना समझ में आया हो कितने में कैरेक्टराइज करा गया NBFC को, तो फिर से एक बार बता देती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी इनटू डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट accepting NBFC, दूसरी non deposit taking NBFCs by their size into systematically important and other non deposit holding companies, and तीसरा by the kind of activity they conduct। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं, इसमें आप देखिए कि डिफरेंस क्या होता है बैंक और NBFC के बीच में। तो स्क्रीन पे देखिए कि डिमांड डिपॉजिट की अगर हम बात करें डिफरेंस में, तो यहाँ पे NBFC नहीं एक्सेप्ट कर सकती DD को, वही जगह बैंक्स कर सकते हैं। आपने अपने स्कूल के लिए भाई जरूर बनवाया होगा कभी ना कभी, कॉलेज के लिए डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पे जो है ड्रॉइंग अ चेक
तो यहाँ पे इशू नहीं कर सकती या फिर चेक नहीं ड्रॉ कर सकती खुद से, लेकिन ये इशू कर सकते हैं चेक आराम से फ्रीली। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी की बात करें तो ये एनबीएफसी डिपॉजिटर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती, बल्कि बैंकर्स के लिए अवेलेबल होता है। क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। और एक्ट ऑफ रेगुलेशन बताएं तो एनबीएफसी को कवर करा गया है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। वही जगह बैंक्स को जो है आप जानते हैं उनको कवर करा जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। तो इतना आपने देख लिया होगा। देखिए कुछ ओवरव्यू देखते हैं रेगुलेटर्स का जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के होते हैं। देखिए कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन नंबर 3 के अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के, उसमें देखिए जो एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती हैं उनका रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस, एनफोर्समेंट सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। वही जगह जो एनबीएफसी रेगुलेट करते हैं दूसरे रेगुलेटर्स, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने वाली नेशनल हाउसिंग बैंक है। वही जगह मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, स्टॉक ब्रेकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये सब को देखने वाली सेबी है। और निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को देखने वाली एमसीए है। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और चिट फंड कंपनीज को देखने वाली स्टेट गवर्नमेंट है। और आखिरी में इंश्योरेंस कंपनीज को देखने वाली आईआरडीए है। वही जगह नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें तो इसका रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस, ये सब कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आता है। और जो इसको रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और आखिरी में इन्फोर्समेंट एजेंसी देखें तो इसकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। चीज को आगे बढ़ाते हैं और मेन बात करते हैं कि भाई क्या जरूरत आखिर आ गई जिसे हम यहाँ पे एनबीएफसी को रेगुलेट करने के बारे में, ये बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए सिस्टमेटिक रिस्क। आपने देखा कि भाई जो ILNFS साथ में जो DHFL की क्राइसिस हुई है अभी रिसेंट पास में, तो इससे हमें कुछ सबक सीखने को मिलता है और ये भी रिस्क दिखाता है। साथ में लार्ज एनबीएफसी, जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी हैं, उनको आराम से बैंक बनाया जा सके, है ना। ये आपका जो है लाइसेंसिंग नॉर्म्स जो बदले गए हैं उसके थ्रू, उसके साथ इमरजेंस ऑफ फिनटेक सेक्टर। तो अगर आप कोई ऑपरेशन जो बैंक्स के बीच में, एनबीएफसीज और फिनटेक स्टार्टअप्स के बीच में आराम से करना है, तो भाई फिनटेक सेक्टर का जो इमरजेंस हो रहा है। अब देखिए यहाँ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि अब हमने ये सारा कुछ जो है ना ये पुराने पार्ट्स में कवर करा है, तो बहुत डिटेल से करा है, तो आप एक बार वो देखते हुए आइएगा, वरना आप कहेंगे कि मैम इतना जो है आपने बस शॉर्ट में बताया है, विजन के अंदर भी शॉर्ट में बताया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको क्लियरली बता दिया गया। खैर आगे बढ़ाते चीजों को, देखिए क्या चेंजेस करे गए हैं जो आरबीआई ने प्रपोज, कौन कौन से चेंजेस को किया है। सबसे पहली चीज तो आरबीआई ने प्रपोज करा है कि अब ये जनरल अप्रोच ऑफ लाइट टच रेगुलेशन से यहाँ पे जो है उस अप्रोच की तरफ बढ़ेगी जो कायदे से मॉनिटर करेगा बड़े बड़े प्लेयर्स को, बहुत ही क्लोजली जो है मॉनिटर करेगा जैसे कि बैंक को करता है। फिर समझिए पहले क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही आराम से जनरली जो है देखता था कि अच्छा ठीक है तुम क्या करिए, तुम क्या करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत ही क्लोजली जैसे कि बैंक के साथ करता है वैसे ही एनबीएफसी के साथ भी करेगा। तो इस आइडिया को अपने शुरू करने के लिए, इनेबल करने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस आरबीआई ने करे। जैसे कि पहला कि हम यहाँ पे 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक होगी बेस लेयर। देखिए ऐसे बनाते हैं, आपको एक पिरामिड के थ्रू समझिए, इस तरह से रहेगा यहाँ पे। तो एक इसके अंदर रहेगा यहाँ पे बेस लेयर एनबीएफसी, उसके बाद इसके ऊपर जो दूसरी लेयर रहेगी वो रहेगी मिडिल लेयर एनबीएफसी, उसके बाद उसके ऊपर रहेगी वो रहेगी अपर लेयर एनबीएफसी, और उसके ऊपर सबसे ऊपर रहेगी टॉप लेयर एनबीएफसी, ठीक है। और रेगुलेशन जो रहेगा हर इस सेक्टर में ये प्रोपोर्शनल होगा परसेप्शन ऑफ रिस्क इन दैट सेक्टर। क्या रिस्क है, क्या क्या परसेप्शन है रिस्क का, ठीक है, उस बेसिस पे रेगुलेट करेगी यहाँ पे आरबीआई। दूसरा ये तरीका निकाला है क्लासिफिकेशन चेंज फॉर एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो देखिए इसने ये भी प्रपोज किया है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बेस ईयर एनबीएफसी। ये 180 डेज पहले था, इसे यहाँ पे घटा के 90 डेज करा गया कि भाई 90 दिन अगर हो गए तो मतलब वो आ गया तुरंत का तुरंत जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड HFCs। ये क्या है, न्यूज में क्यों रहा, पहले जानते हैं। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड HFCs को अप्रूव कर दिया गया पिछले महीने। और आरबीआई ने अब यहाँ पे क्या करी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इन सारे लेंडर्स के लिए, अगर कोई भी फैसिलिटी इनको पानी है तो ये यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बता दिया गया है। अब बात आती है एनबीएफसी, तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन आखिरकार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, एचएफसीज क्या होती हैं जानते हैं।
देखिए एक HFC एक ऐसी कंपनी होती है जिसे कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर कराया जाता है, जो क्या करती है कि ट्रांजैक्ट करती है या फिर इसके पास मतलब ट्रांजैक्ट एंड हैज एज वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांजैक्ट करना इसका एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है, साथ में ट्रांजैक्टिंग ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, पैसे जो बिजनेस है उसको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करती है हाउसिंग के लिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साथ में इसको भी एक एनबीएफसी के तौर पे कंसिडर करा जाता है आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर। और 2019 में क्या हुआ था कि रेगुलेशन जो कि ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का था उसे दे दिया गया था आरबीआई को। पहले किसके हाथ में था, पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के हाथ में था, अब उसके बाद ये आरबीआई को 2019 में दे दिया गया। और रिसेंटली आरबीआई ने प्रपोज करे नए रूल्स इस हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उनके लिए, कि भाई इनकी डेफिनेशन चेंज करने को लेके, फाइनेंशियल लेवल का रेगुलेशन का क्या होगा, जैसे कि नेट ओन एसेट वगैरह को लेके सब कुछ। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, ये समझिए सिग्निफिकेंस क्या है एनबीएफसीज की, आपको बताना चाहूंगी। देखिए सिग्निफिकेंस में सबसे पहली चीज तो भैया यही है कि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये फंड्स वगैरह को, रिसोर्सेज वगैरह को मोबिलाइज करती है, इकोनॉमी इससे बहुत तेज चलती रहती है। दूसरी चीज कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तीसरी चीज लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है, इसकी भी प्रोविजन होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, डेवलपमेंट करती है फाइनेंशियल मार्केट का, और फॉरेन ग्रांट्स को भी यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। तो ये सब कुछ फायदे हैं। और कुछ बातें स्कीम के बारे में जानते हैं, इस स्कीम के बारे में जिसका नाम है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। तो पहली बात तो ये कि आरबीआई ने अनाउंस करी है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। किसके थ्रू करी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इस स्कीम को जो है वो अनाउंस करा गया है। स्कीम का एम है एनबीएफसीज की मदद करना, एचएफसीज की मदद करना, ताकि अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को और मजबूत कर सके, ताकि जो भी रिस्क होता है ना फाइनेंशियल सेक्टर में कि डूब जाएगी डूब जाएगी डूब जाएगी, तो ये ना हो, इनके पास ऑलरेडी इतना पैसा हो। अब जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये परचेज करेगा शॉर्ट टर्म पेपर्स को, जो भी एलिजिबल एनबीएफसी या एचएफसीज होंगी ऑफ डेप्थ अप टू 30,000 करोड़ तक के शॉर्ट टर्म पेपर्स को ये परचेज कर लेगा, और ये इसको यूटिलाइज करा जाएगा, है ना, हु विल यूटिलाइज द प्रोसीड्स सोनली फॉर एक्सटिंग्विशिंग एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, मतलब पूरी तरीके से जो है जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज है एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज करेगा ये। अब देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज और एचएफसीज यहाँ पे इनकी कम से कम नेट परफॉर्मिंग असेट जो है, मतलब जो सॉरी नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है, मतलब नेट एनपीएस जो है वो 6% से कम होने चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है एटलीस्ट जो एक या फिर आपका पिछले 2 प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का है, वो यहाँ पे जो है नॉट रिपोर्टेड अंडर SMA1। मैंने आपको बताया था ये SMA1 वगैरह क्या होता है, तो SMA1 या SMA2 कैटेगरी क्या होती है, तो इसके अंदर SMA1 और SMA2 कैटेगरी के अंदर पिछले लास्ट ईयर में या उसके पहले भी आपका 1 अगस्त 2018 के पहले भी ये इसके अंदर ना आए हो, तो मतलब ये साफ सुथरी एनबीएफसी जो होगी जिसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ एनपीए वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसको ही सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ दूसरे मेजर्स वगैरह जिनको जो है उठा लिया गया है टू एड द एनबीएफसी सेक्टर, वो क्या कदम उठाए गए हैं। पहला तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ECLGS। ये क्या है, ये यहाँ पे एडिशनल फंडिंग देगी कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए तक की कुछ एलिजिबल MSMEs को, साथ में मुद्रा बोरोवर्स को इन द फॉर्म ऑफ गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। इस स्कीम के अंदर बच्चों 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा, 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। किन लोगों को, बैंक्स को दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा, साथ में एनबीएफसीज को भी दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इन लोगों को कोई भी खतरा होता है, मतलब खतरा नहीं, कोई भी घाटा होता है, ठीक है, बाय देम ड्यू टू नॉन रिपेमेंट ऑफ GECL, मतलब गारंटीड इमरजेंसी लाइन क्रेडिट फंडिंग बाय बोरोवर्स। ठीक है, तो इससे अगर इनको घाटा होता है तो इनको यहाँ पे गारंटी कवरेज भी दिया जाएगा स्कीम के अंदर। अब देखिए क्या मॉडिफिकेशंस अप्रूव करे गए हैं इन पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर। तो देखिए PCGS जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, पहले ये जानते हैं। इनको लॉन्च किया गया था 2019 में, जो भाई ऑफरिंग सोवेरियन गारंटी, ये सोवेरियन गारंटी देते थे। सोवेरियन गारंटी का मतलब भी क्या है, ये प्रॉमिस करा गया था सरकार के द्वारा कि हम लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे कि मान लीजिए कोई डिफॉल्ट वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो ये
आपका जो पीसीजीएस है इनको 2019 में लॉन्च किया गया था। और बच्चों ये सोवरेन गारंटी दे रहे थे अप टू 10%। जो पहला लॉस होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, उनको अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक परचेज करते हैं असेट जिनकी रेटिंग BBB+ है या इससे ऊपर है और इनकी जो कीमत है वो 1 लाख करोड़ तक की है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियली साउंड एनबीएफसीज वगैरह से ये पहला जो 10% का लॉस है इसे यहाँ पे जो है वो ऑफर करेंगे। साथ में अब ये क्या है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एनबीएफसीज और एचएफसीज को भी, जो अंडर SMA1 कैटेगरी में आती हैं और टेक्निकल रीजंस इनको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ SMA0 कैटेगरी तक ही थी, है ना। तो ये सारी कैटेगरीज वगैरह क्या है इसके लिए आप प्लीज आप पार्ट 4 देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे अच्छे से SMA क्या होता है, इसमें क्या चीजें क्या नहीं है, सब कुछ पढ़ाया है। आप पार्ट 3 और 4 से इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है, खासकर 4 से। चलिए यहाँ पे ये चीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा कहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, पहले समझते हैं, न्यूज में क्यों ना जानते हैं। देखिए मार्च 2021 में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजाइन इंडिया के अंदर, उसमें जो है भैया ये 5 साल इसके कंप्लीट हो गए। अब जानते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हमारे इंडिया के अंदर काम करता है। देखो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसे भी आईटी बोल देंगे ना, ये आईटी फ्रेमवर्क जो है इंडिया के अंदर ये इनिशिएट हुआ था थ्रू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग एग्रीमेंट, जो कि 2015 में जो है किया गया था। और ये फर्दर जो है वो कल्मिनेट हुआ कैसे, जो अमेंडमेंट लेकर आई आरबीआई एक्ट 2016 में अपने, तो और चला गया अंदर। अभी एक्ट जो लेकर आई आरबीआई 2016 में, इसने क्या प्रोवाइड करा, इसने कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा। इससे पहला इसने टास्क दिया मॉनेटरी पॉलिसी को विद द गोल ऑफ अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब इसने कहा मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बने जिसका गोल ये हो कि प्राइस स्टेबिलिटी भी आए और उसके साथ यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा ग्रोथ का वो भी पूरा हो। उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया अमेंडमेंट के द्वारा। एक आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया और इसके अंदर 6 मेंबर्स थे, जिसमें कि 3 मेंबर्स इंटरनल थे और 3 मेंबर्स एक्सटर्नल थे। इंटरनल वाले जो थे उसके अंदर गवर्नर आ रहे थे आरबीआई के, वो बन रहे थे चेयरपर्सन, दूसरे थे डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और एक ऑफिसर थे आरबीआई के जिन्हें नॉमिनेट कर रही थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। वही जगह जो एक्सटर्नल वाले जो थे उसमें कौन थे भाई, ये अपॉइंट करे जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक्सटर्नल मेंबर जो हैं ये इनको नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, बैंकिंग या फाइनेंस के फील्ड में या मॉनेटरी पॉलिसी की फील्ड में। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको काम क्या दिया गया था कि आप जो पॉलिसी रेट्स है उसे फिक्स करिए जिससे की जरूरत पड़ेगी इन्फ्लेशन टारगेट पाने के लिए। एक्ट ने अडॉप्ट करा फिर 1 ऑन ईयर चेंजेस इन द हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यही मेजर रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन टारगेट को मेजर करते थे और टारगेट को फिक्स कर दिया गया 4% पे, ठीक है, और अपर और लोअर टॉलरेंस जो बैंड था उसे 2% रखा गया। अब देखिए इस टारगेट को ये था कि रिव्यू करा जाता हर एक 5 साल में। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि लॉ जो है इसकी जरूरत थी अगर रिव्यू करना है इन्फ्लेशन टारगेट को, ठीक है, कोई फ्रेमवर्क वगैरह ऐसे ही नहीं, नॉट द फ्रेमवर्क एज अ होल, यहाँ पे लॉ की जरूरत थी। खैर जो एक्ट है इसने यहाँ पे कुछ चीज मैंडेट थी, है ना, कुछ वर्किंग मेथोलॉजी थी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इस एक्ट ने इस बात को जरूरी बनाया जैसे कि जो पॉलिसी रेट है, ठीक है, आपका इन्फ्लेशन टारगेट से अलग होंगे जो पॉलिसी रेट है इसे इन्फ्लेशन टारगेट से अलग जो होंगे ये डिटरमाइन करे जाएंगे मेजॉरिटी वोटिंग के द्वारा, ठीक है, जो कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के बीच में होगी वोटिंग और इसमें जो मेजॉरिटी जिसकी आएगी वही रेट यहाँ पे जो है डिसाइड करा जाएगा एज अ पॉलिसी रेट। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि वोटिंग दोनों बराबर हो जाती है, इक्वालिटी आ जाती है, तो गवर्नर यहाँ पे कास्केडिंग वोट देंगे। मतलब गवर्नर जैसे मान लीजिए इधर भी 10 मिल गए, इधर भी 10 मिल गए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 कहाँ से हो जाएगा, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो क्या होगा, जो गवर्नर होंगे वो अपना वोट इधर दे देंगे, वो चीज जीत जाएगी, समझे। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें ये रिक्वायर करेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एटलीस्ट यहाँ पे 4 बार मिले एक साल के अंदर, मतलब एक साल में 4 बार तो मिलनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे पब्लिश करे माइन्यूट ऑफ दी आपकी एमएनसी मीटिंग एंड रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। क्या आखिरकार भाई एमएनसी मीटिंग और रेजोल्यूशन में क्या अडॉप्ट करा है, वहाँ पे सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश भी करे। साथ में आरबीआई पब्लिश करे एक रिपोर्ट जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की होगी, ठीक है, ट्वाइस ईयर, एक साल में 2 बार। मॉनेटरी
पॉलिसी पे इस रिपोर्ट को इनको पब्लिश करना पड़ेगा। रिपोर्ट सब कुछ बताएगी, क्या सोर्सेस हैं इन्फ्लेशन के, क्या शॉर्ट टर्म और मीडियम फोरकास्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन कैसे आएगा, कितनी जल्दी आएगा, क्या होगा, सब बताएगी। और मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, फेलियर हो जाता है, तो एक्ट यहाँ पे ये भी लिखा हो कि आरबीआई यहाँ पे इन्फॉर्म करेगी इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या रीजन है, क्यों फेल हो गया, हम इन्फ्लेशन टारगेट क्यों नहीं पा पाए। दूसरी बात, क्या रेमेडी क्या रह सकती है, किस तरीके से हम नॉर्मल चीजें कर सकते हैं। और तीसरी बात कि एस्टिमेट ऑफ टाइम, कितना वक्त लगेगा जिसके अंदर इन्फ्लेशन टारगेट को हम अचीव कर लेंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेमेडियल एक्शन। जो हमें रेमेडी के एक्शन में जो भी हम काम कर रहे हैं रेमेडी के लिए, उसके बाद हमें कितना टाइम लगेगा, सारी बातें आपको बतानी पड़ जाएंगी। अब देखिए किस वजह से ऐसा क्यों था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के तौर पे चूज करा गया। देखिए रीजन ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन लेवल को एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंज्यूमर कितना खर्च करता है उसके बेसिस पे पता करता है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इस कंस्ट्रक्शन इसके यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फायदे हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कंज्यूमर की बास्केट को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है दैन अदर मेजर, जैसे कि होलसेलर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर को ध्यान में रखेंगे तो हम इन्फ्लेशन का पता भी ज्यादा लगा पाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन से। दूसरी बात, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है प्राइस मूवमेंट की सर्विसेज सेक्टर में भी, साथ में जिसमें फूड इन्फ्लेशन भी आता है, जो काफी क्रिटिकल पार्ट है प्राइस स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव का, है ना, हमारी मार्केट से, इंडियन मार्केट के हिसाब से खाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सीपीआई को लिया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज जान लेते हैं बच्चों। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपना बेस ईयर जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है और इंडस्ट्रियल वर्कर का है, इसे रिवाइज करा। बेस ईयर रिवाइज करके अब 2016 कर दिया जाएगा, इसके पहले ये 2001 हुआ करता था। तो ज़्यादा वेटेज इसमें दिया जाएगा नॉन फूड आइटम्स को, जैसे कि आप जो खर्चा करते हैं हाउसिंग पे, साथ में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो इन सब पे जो भी आप खर्चा करते हैं इस पे आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी इन्फ्लेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि आपका इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, ये इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे इंडस्ट्रियल वर्कर जो कि एम्प्लॉयड हैं किसी भी एक 7 सेक्टर्स में, है ना, जैसे नेमली फैक्ट्रीज में या माइंस में, प्लांटेशन में, रेलवे में, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, या डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर पोर्ट्स में या डॉक्स में, कहीं पे भी हैं, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल वर्कर एम्प्लॉय है तो इसके अंदर आएगा, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर आएगा। अब बेस ईयर को जो रिवाइज करके 2016 करा, तो इससे क्या है, इससे हमें देखने को मिलेगा क्या चेंजिंग पैटर्न रहा है कंजम्पशन का, ठीक है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के अंदर इन सालों में। और हमें यहाँ पे ये चीज हर एक 5 साल में रिवाइज भी करी जाएगी। साथ में सीपीआई आईडब्ल्यू जो है मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, इसको यूज करेंगे हम इन्फ्लेशन को ट्रैक करने में। ठीक है, कि भैया कितना हमें डीए देना है, मतलब अगर मान लो कि गुड्स वगैरह के दाम बढ़ते हैं तो डीएनएस अलाउंस भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, वरना लोग कैसे ही खरीद पाएंगे। तो किस हिसाब से देना है सरकार ये डिसाइड कर लेगी। डीएनएस रिलीफ पेंशनर्स के लिए या वेजेस जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की होती हैं, ये सब पता चल जाएगा। साथ में नेशनल लेवल पे बताऊं तो यहाँ पे 4 तरह के सीपीआई नंबर्स होंगे। एक होगा सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, फिर होगा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, फिर होगा सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, और आखिरी में होगा सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। देखिए जो स्टार्टिंग के 3 मैंने आपको बताए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, रूरल लेबर्स के लिए, तो ये सब जो है मैनेज करी जाएगी लॉ लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। और जो चौथा वाला मैंने आपको बताया सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ये जो है ये रिलीज करी जाएगी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की आती है उसके द्वारा। अब देखिए कुछ दूसरे भी की डिसीजन जो कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लिए, समझते हैं। तो पहला तो ये लिया कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स विदाउट क्लासिफाइंग देम एज एनपीए। ठीक है, एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग होगी लोन्स की और बिना इनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे क्लासिफाई करें। तो देखो रीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है पहले समझते हैं। देखिए ऐसा तरीका होता है जिससे बैंक्स को यहाँ पे अलाउ करा जाता है कि आप जो लोन का टर्म है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करिए जब बोरोवर जो है कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस झेल रहा हो। मान लो जो पैसा जिसको लौटाना है, जो बोरोवर है, वो मान लीजिए कि उसके पास पैसे की कुछ कमी है, फाइनेंशियली उसको दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करो, बैंक्स वगैरह थोड़ा सा अपने लोन के नॉर्म्स में जो है ईजी कर दें, कुछ जो है राहत बरतें, ताकि वो आराम से अपने हिसाब से पैसे बाद में लौटा सके।
बैंक यहाँ पे जो है इनका ऐसी नहीं है कि अवॉइड नहीं कर सकते कि जो बोरोवर है बीइंग डिक्लेयर अ डिफॉल्टर एंड अ लोन हैविंग टू बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर चीजें बैंक डू नॉट डू दैट टू अवॉइड द बोरोवर बीइंग डिक्लेयर अ डिफॉल्टर। बैंक कैसे करते हैं, बैंक यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसे, ये यहाँ पे बोरोवर को डिफॉल्टर ना घोषित करें, ठीक है, उसको ना बताएं भैया तुम डिफॉल्टर नहीं हो, और लोन जो आपने लिया है उसको यहाँ पे आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट मत बनाओ। होता क्या है, किसी को अगर तुम डिफॉल्टर बना दोगे तो कहेगा मेरी बेइज्जती तो हो ही गई है, अब हो गई है तो बेटा ठीक है, अब मैं बिल्कुल ही पैसा नहीं दूंगा। तो आप ये चीज ना करें। साथ में अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ वही बोरोवर जिनको स्टैंडर्ड के तौर पे क्लासिफाई करा गया है, ऐसे मतलब डिफॉल्टर नहीं आएंगे जो मतलब नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 30 डेज, मतलब आप समझिए विद एनी बैंक एज ऑन March 1, 2020। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वही बोरोवर्स के अंदर आएंगे जिनको स्टैंडर्ड के तौर पे क्लासिफाई करा गया है, मतलब ये डिफॉल्ट जो रही है इनका वो 30 दिनों से ज्यादा का नहीं रहा है किसी भी बैंक से एज ऑन March 1, 2020। इसके अंदर पर्सनल लोन वगैरह भी आता है, जैसे कि ऑटो, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, पर्सनल लोन, एजुकेशन वगैरह, और साथ में कॉर्पोरेट बोरोवर्स भी आते हैं। अब डिटेल जो स्कीम की है ये कैसे काम करेंगे, कमेटी जिसे हेड करी है KV कामत कमेटी, ठीक है, ये इसके थ्रू वर्कआउट होंगी। और पिछले जो आपका पहले क्या था, RBI ने पास्ट में काफी सारा ये जो कई सारे डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का यूटिलाइजेशन मतलब यूज किया था स्ट्रेस एसेट को टैकल करने के लिए। अब इसमें क्या था, इसमें हम जो RBI ने 2008-9 में रिस्ट्रक्चरिंग विंडो को यूज किया था, साथ में कॉर्पोरेट डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आई थी, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग अंडर 5:25 स्कीम लेकर आई थी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आई थी, साथ में स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट RBI लेकर आई थी। तो ये सब पास में ऑलरेडी लेकर आई। और दूसरा जो की डिसीजन लिया है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वो ये है कि हम डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो स्कीम है ऑफलाइन रिटेल पेमेंट की क्रेडिट का कार्ड्स को यूज करके या मोबाइल डिवाइस को यूज करके, तो RBI ने प्रपोज करा है एक पायलट स्कीम जो कि होगी ऑफलाइन पेमेंट्स आप कर सकते हो मोबाइल डिवाइस का यूज करके या कार्ड्स का यूज करके, ताकि जो भी दिक्कत आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी में या लो इंटरनेट स्पीड में, तो भाई ये यहाँ पे जो है वो दूर की जा सके। साथ में जो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म है ये रहेगा ताकि जो फ्रॉड वगैरह होता है बाकी हाई वैल्यू चेक्स के लिए वो ना हो पाए। मैकेनिज्म जो है यहाँ पे ये सारे चेक्स के लिए होगा जिनकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कहता है मॉनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं बच्चों। तो हुआ क्या कि कुछ इकोनॉमिक्स ने, जैसे कि हमारे पुराने जो हमारे पहले वाले RBI गवर्नर C रंगराजन थे, उन्होंने भी उनको इंक्लूड करके इन सारे इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट करा कि जो गवर्नमेंट है अब उसे जो है वो मोनेटाइज करना चाहिए डेफिसिट को। अब यही पे बात आ जाती है कि ये मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता क्या है। तो बात मानिए ये समझिए कि मान लीजिए एक्सपेंडिचर जो कि सरकार का है वो उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाए, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाए, तो सरकार को माना जाता है कि ये फिस्कल डेफिसिट में, जो कि मैंने आपको बताया कि सरकार के पास पैसे हैं 70 और खर्चे हैं 100 रुपए के, तो मतलब फिस्कल डेफिसिट में है। और होता क्या है, इस डेफिसिट की फाइनेंसिंग होती है, पैसा कहाँ से आएगा, तो या तो ये किसी से मार्केट से पैसा उधार ले ले सरकार, या तो फिर ये मॉनेटाइजेशन करे डेफिसिट का थ्रू RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो आसान शब्दों में समझाऊं तो मॉनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट में आपका होता है फाइनेंसिंग कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की पैसे से, मनी से, इंस्टेड ऑफ डेप्थ। कि मतलब आज अगर हमें मान लीजिए सरकार को कुछ जरूरत है तो वो लोन लेने के बजाय, कर्जा लेने के बजाय कुछ पैसा वगैरह कहीं से अरेंज कर ले, और इंस्टेड ऑफ डेप्थ टू बी रिपेड एट सम फ्यूचर डेट्स, सो इट इज फॉर्म नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग। ठीक है, तब डेप्थ तो ले नहीं रहे हैं, पैसा वगैरह यहाँ पे ऐसे एक्सपेंसेस है, तुमने फाइनेंसिंग करा ली कि आप ये पैसा आप फाइनेंस कर दो, इतना इतना इस चीज़ को आप फाइनेंस कर दो, तो इसमें आप जो है कर्जा नहीं ले रहे हो। तो एक तरीका है ये नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग का। और रिजल्ट के तौर पे अंडर मोनेटाइजेशन यहाँ पे कोई भी हमारा नेट पब्लिक डेप्थ इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि हमने कर्जा लिया ही नहीं है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ दो मोड से हो सकती है। ठीक है, ये जो आपकी नॉन डेप्थ फाइनेंसिंग है दो तरीकों से हो सकती है। पहला तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, वो नई करेंसी को प्रिंट कर देगा, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड को जो है परचेज कर लेगा डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से, है ना, फ्रॉम द गवर्नमेंट। कैसे, इसी करेंसी का यूज करके।
और दूसरा इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है। इस मेथड में जो डेफिसिट है इसे मोनेटाइज करा जाता है एज गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड इन द प्राइमरी मार्केट। अब सरकार जो है वो बॉन्ड को जो है प्राइमरी मार्केट में इशू कर देगी और आरबीआई जो है परचेज कर लेगा इतने सेम अमाउंट का गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अपने आप सरकार के पास पैसा आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। अब देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का। इतिहास में देखिए अगर बताएं तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है वो इंडिया के अंदर 1997 से चल रही है, जहां पे सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली मोनेटाइज करते थे गवर्नमेंट डेफिसिट को। कैसे? यहाँ पे एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के थ्रू, है ना, ये सब ले लेते थे। उसके बाद 1994 और 1997 में क्या हुआ था, दो एग्रीमेंट साइन करे गए थे सरकार के बीच में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, कंप्लीटली फ्रीज आउट फंडिंग के जो लिए किए गए थे थ्रू एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। खैर बाद में क्या हुआ कि जैसे ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया 2003 में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FRBM एक्ट कहते हैं, तो आरबीआई को कंप्लीटली रोक दिया गया कि आप अब जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते प्राइमरी इंश्योरेंस में सरकार के। खैर FRBM एक्ट को फिर से 2017 में अमेंड भी किया गया और कंटेन एन एस्केप क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके अंदर जो एस्केप क्लॉज था उसे अमेंड करा गया, जो परमिट करता था मोनेटाइजेशन को डेफिसिट के अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो भैया इसको अमेंड क्यों करा गया कि मोनेटाइजेशन हो सकता है इस डेफिसिट का कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। पहले तो रोक दिया था, अब यहाँ पे अलाउ करा। अब देखिए यहाँ पे क्या कदम उठाए गए मनी सप्लाई के लिए, समझते हैं। देखिए एक तो होता है रिजर्व मनी, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कैसे, क्या क्या मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के? तो पहला होता है रिजर्व मनी, जिसे हम लोग हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, बेस मनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है इसका, देखिए जो ये आपका रिजर्व मनी होता है जिसे हम लोग एमओ बोलते हैं। ठीक है, ये आप कह लो भाई मॉनेटरी बेस वगैरह, तो एमओ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जो बैंक का डिपॉजिट आरबीआई के पास में है उसके साथ, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये इसका फॉर्मूला आता है निकालने का। फिर एक मेजर होता है नैरो मनी का। ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं M1। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है M2 में क्या होता है, M1 मतलब जो ऊपर वाला हमने नैरो मनी निकाला उसमें प्लस करते हैं सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। उसके बाद आता है ब्रॉड मनी को हम M3 बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। और एक आता है आखिरी में M4, इसमें क्या होता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो ये कुछ तरीके होते हैं निकालने के। ये हमने बात करी। अच्छा एक चार्ट वहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है वो समझ लीजिए। देखिए MO जो मैंने आपको बताया ना, ये जो आपका रिजर्व मनी है, ठीक है, उसमें अगर हम प्लस करेंगे डिमांड डिपॉजिट को तो इससे हमें M1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे M2 लीड करेगा और ये यहाँ पे M3 लीड करेगा। अब M3 में जब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे सारे डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग के साथ में है, तो ये बन जाता है यहाँ M4। और अगर हम यहाँ M1 बीच में है, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ इसमें प्लस करेंगे सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का, तो ये M2 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसी M1 में ऐड करेंगे टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, तो ये M3 बन जाएगा। तो ये एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए, उससे थोड़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो आता है रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये देखिए रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट्स ऑफ आरबीआई। देखिए न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने ट्रांसफर कर दिए 73,000 करोड़ रुपीस अपने कंटिजेंसी फंड में। बहुत पैसा है भाई। खैर देखते हैं यहाँ पे मेन रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स क्या है आरबीआई के। देखिए सबसे पहला तो एक है हमारे पास कंटिजेंसी फंड। तो ये क्या है, ये एक ऐसा फंड होता है बच्चों, जो मान लीजिए कोई आपदा आ जाए अचानक से, अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सीन कोई कंटिजेंसी आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अचानक से सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाए, या फिर रिस्क जो कि आपका एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन से होता है वो अचानक से आ जाए, या फिर कोई सिस्टम रिस्क आ जाए, सिस्टमिक रिस्क आ जाए, या कोई ऐसी रिस्क आ जाए जो कि आपका
स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि इंजॉय करती है आरबीआई, उसके बेसिस पे आ जाए, तो उसके लिए ये कंटिजेंसी फंड इसका काम आता है। दूसरा आता है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जीसीआरए। तो ये क्या है, ये मेंटेन करा जाता है ताकि जो करेंसी रिस्क है उसकी उसकी देख रेख करी जा सके, इंटरेस्ट रिस्क है उसकी देख रेख करी जा सके, और जो गोल्ड प्राइजेस के जो अलग अलग हुआ करते हैं उनके यहाँ पे जो है दिक्कत उसकी जो है देख रेख की जा सके। फिर तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज। तो इसमें क्या है कि देखिए अनरियलाइज गेन्स या फिर लॉसेस जो कि रीवैल्यूएशन से होते हैं फॉरेन डेटेड सिक्योरिटीज के, है ना, मतलब फॉरेन डेटेड सिक्योरिटीज है उनको फिर से रिवैल्यूएट किया तो उससे हो सकता है कुछ फायदा भी हो जाए या हो सकता है कोई घाटा भी हो जाए, तो उसके लिए इसको बनाया जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटी। ये क्या है, जो हमें गेन्स या फिर लॉसेस हो जाते हैं जब हम रिवैल्यूएट करते हैं रुपी सिक्योरिटी को, तो उसके लिए होता है। तो ये कुछ रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स है आरबीआई के। यहाँ आप थोड़ा सा ऐसे, तो एक चार्ट ऐसी नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इम्प्लीकेशन क्या है सरकार के लिए वो समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांसफर है इसकी वजह से क्या होगा, 67.5% जो है वो फॉल दिखेगा आपका आरबीआई सरप्लस में, है ना, जो आरबीआई सरप्लस जो डिविडेंड है उसमें यहाँ पे 67.5% का जो है वो फॉल देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 2019-20 एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। फिर समझिए दिस ट्रांसफर हैज लेड टू, इससे क्या हुआ कि 67.5% का फॉल हुआ आरबीआई के सरप्लस में टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2019-20 एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अब देखिए एज पर सेक्शन 47 जो कि आरबीआई एक्ट का है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट्स होते हैं या सरप्लस होते हैं आरबीआई के, इन्हें ट्रांसफर कर आर टू बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, उसे ट्रांसफर कर देना चाहिए सरकार को आफ्टर मेकिंग वेरियस कंटिजेंसी प्रोविजन। मतलब कंटिजेंसी प्रोविजंस करने के बाद, पब्लिक पॉलिसी मैंडेट जो कि आरबीआई की है उस सब के करने के बाद, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे सरकार को दे देना चाहिए। ये बात हमारा सेक्शन नंबर 47 कहता है आरबीआई एक्ट का। ये देखिए हर साल अगस्त की स्टार्टिंग में किया जाता है आफ्टर जुलाई जून अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई इज ओवर। जब ये जुलाई और जून की जो अकाउंटिंग ईयर होता है आरबीआई का खत्म हो जाता है तो अगस्त की स्टार्टिंग में इसको किया जाता है। अब आरबीआई ने डिसाइड करा है कि कंटिजेंसी रिस्क बफर को भी मेंटेन करेगी 5:5% पे। अब देखिए कंटिजेंसी रिस्क बफर क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड का, जिसमें यहाँ पे ताकि ये कवर कर सके अपनी मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, साथ में क्रेडिट को और ऑपरेशनल रिस्क को। अब देखिए कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी जानते हैं। तो हुआ क्या है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि ये थोड़ा रिलैक्स करेगी अपने रूल्स को जो गवर्न करते हैं विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से, जिसे हम लोग सीएसएफ बोलते हैं। देखिए अभी क्या है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज ले लेती हैं आरबीआई से अगेंस्ट द कोलैटरल फंड्स ऑफ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। इससे यहाँ पे इसको जो है एज एन गिरवी रख के ये आरबीआई से पैसे ले लेती हैं। अब यहाँ पे सीएसएफ क्या है जानते हैं, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या है ये जानते हैं। देखिए इसको सेटअप किया गया था 1999 2000 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था ताकि यहाँ पे जो भी रिडेम्पशन होता है मार्केट लोन्स का स्टेट से उसे यहाँ पे हम पूरा कर सकें। अब फंड्स को देखिए मेंटेन करा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स के अलग से, है ना, पब्लिक अकाउंट वगैरह के अलग से करा जाता है और इसको किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं खर्चा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोन्स रिडेम्पशन के लिए करते हैं। मान लो जो पैसा है, मान लो वो पैसा लोन्स के तौर पर दिया गया था वापस नहीं मिला तो इसमें से निकाल के दे देंगे, समझे। अब देखिए फंड जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो कंट्रीब्यूट करती है वो 1.3% अपने आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन्स का जो होता है वो सीएसएफ में हर साल जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमने ये कुछ बात करी इसके पूरे बारे में और इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks.